ओके, ए आवाज बंद करा. कोण आहे? कोणाचा आवाज येतो हा? 1 सेकंड चेक करतो कोणाचा आवाज आहे. दिसते मला या ठिकाणी. कोणाचं म्यूट नाहीये. आदित्य तुपेचं म्यूट नाहीये. अमय म्यूट कर बाळा. आयुष म्यूट कर. आदित्य रस्कर म्यूट कर आवाज. नाहीतर मीच म्यूट करतो. थांबा तुम्हाला. नाहीतर मग प्रथमेश मोरे आवाज म्यूट कर. Okay, now we'll start our today's part. Okay. आवाज बंद करा फक्त. So last time we discussed about circular motion. Last time we discussed about the circular motion. दीपक आवाज म्यूट कर रे तुझा. याचं काय काय वया चेक कर. चेक करू. ठीक आहे. तुमच्याकडे पाठवू नको नको. आता मी लेक्चर. ओके, तर बघा, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या था? इट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल. इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल. मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of the circle. Along the circumference of the circle. Along the circumference of the circle. ठीक है. Along the circumference of the circle. Now today we are going to learn a new thing regarding the circular motion, that is known as angular displacement. That is known as angular displacement. Angular displacement. आवाज सगळ्यांना क्लिअर कट ऐकू येतोय का रे माझा? Yes, sir. Okay. हो सर. Yes, sir. Now. Yes, sir. Yes. अरे घरी कोणाचा एवढा आवाज चालला रे? ते आवाज म्यूट करा ना तुम्ही. वन सेकंड. सगळ्यांना म्यूटच करतो, त्याशिवाय पर्याय नाही. तुम्ही काय असेल ते मेसेज करा मला. तुम्ही काय असेल ते मेसेज करू शकता ना. ओके, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघा आता. ओके, बर फक्त मेसेज करून सांगा माझा आवाज येतो ना सगळ्यांना. जस्ट मेसेज मी. हा ओके, चला ते म्यूटच करून टाकू सगळ्यांना. ठीक आहे. नाउ विल डिस्कस अबाउट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपण काय बनवतो बघा. सो सपोज हियर देयर इज अ सर्क्युलर मोशन आय एम शोइंग यू. मग या सर्क्युलर मोशन मध्ये एक समजा या ठिकाणी एक पार्टिकल असं आपण कन्सिडर केलाय. सपोज दिस इज अ पार्टिकल which is moving along the circumference of the circle. The particle which is moving along circumference of the circle. One second.
ओके, ठीक है। ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस। समझ लो वो इनिशियल पार्टिकल पॉइंट ए पर है जहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इस पार्टिकल का जो भी पोजीशन होगा वो पोजीशन को हम लोग इंडिकेट करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर वी आर गोइंग टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हम लोग पोजीशन ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट करेंगे ओ ए से। तो यहाँ पे जो ओ ए होगा वो हमारा यहाँ पे होगा आर, यानी होगा रेडियस। ओ इज नथिंग बट द आर यानी रेडियस होगा, ठीक है। और उसके साथ ओ ए बार जो है, या उसको हम लोग आर बार बोलेंगे, दैट इज अवर रेडियस वेक्टर, दैट इज अवर रेडियस वेक्टर, दैट इज अवर रेडियस वेक्टर, ठीक है। ओ ए बार इज इक्वल टू आर बार, दैट इज अवर रेडियस वेक्टर। और इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। Why we are calling it as a position vector? I will tell you. This radius vector, why it is known as a position vector? Because it is indicating a position of a particle. कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे मैं बताता हूँ। अगर इनिशियली पार्टिकल पॉइंट ए पर होगा तो ये रेडियस वेक्टर पार्टिकल का डायरेक्शन यानी पार्टिकल पोजीशन इस डायरेक्शन में दिखाएगा, पार्टिकल पोजीशन इस डायरेक्शन में दिखाएगा। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तब वो कुछ डिस्टेंस कवर करके पार्टिकल यहाँ पे आ गया, समझ लो इसको बोल देते पॉइंट बी, और उसको यहाँ पे आने के लिए कुछ टाइम लगा टी, ठीक है। तो अब हमारा जो रेडियस वेक्टर है वो पार्टिकल का पोजीशन इस डायरेक्शन में दिखाएगा। जो हमारा रेडियस वेक्टर है वो पार्टिकल का पोजीशन इस डायरेक्शन में दिखाएगा, यानी ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। तो हो क्या रहा है असल में, हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैंने रेडियस जो था आर या ओ ए था उसको मैं बोल रहा हूँ रेडियस वेक्टर, उसको बोल रहा हूँ रेडियस वेक्टर, या उसको हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका पोजीशन हर बार इंडिकेट कर रहा है। अगर पार्टिकल पॉइंट ए पर होगा तो उसका पोजीशन इस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल पॉइंट बी पर होगा तो उसका पोजीशन इस डायरेक्शन में होगा। सो दैट्स व्हाई ओ ए बार इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर, दैट्स व्हाई ओ ए बार इज नोन एज अ पोजीशन वेक्टर। सो यू रिमेंबर दिस पार्ट। चलो, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला जाएगा तब ये रेडियस वेक्टर उस पार्टिकल के पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला जाएगा तो ये रेडियस वेक्टर कुछ एंगल ट्रेस करेगा, यहाँ पे कुछ एंगल ट्रेस करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी एंगल को हम लोग बोल देते हैं रेडियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज द angle, it is the angle traced by, it is the angle traced by रेडियस वेक्टर। ये वाला जो थीटा एंगल है ये किसने ट्रेस किया, रेडियस वेक्टर ने किया। रेडियस वेक्टर whenever whenever particle whenever particle changes its position, particle changes its position, particle changes its position from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point in given time t, in given time t, in given time t। तो देखो बहुत ही आसान डेफिनेशन में बताया कि इस रेडियस वेक्टर ने यानी आर बार ने दिए हुए टाइम टी में जितना एंगल ट्रेस किया उसी को हम लोग बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना आप लोग, इसको भूलना मत। दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब एक चीज यहाँ पे आप एक नोट डाउन कर सकते हो, जैसे अगर मान के चलो, मेरे पास एक कार है, ठीक है, कार है, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा, कार अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कार कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना दो चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में गया, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाने के बाद जो पार्टिकल का खुद का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस होता है, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एंगल से, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने जो अभी डायग्राम यहाँ पे बनाया है, उस डायग्राम में देखो कि पार्टिकल असल में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब मूव कर रहा है तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव रहा है तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो रेड कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये आर्क लेंथ है। तो ये ऐसे कर्व वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपको मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला मालूम होगा कि थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे 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 उसको बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मान के चलो यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो है एस। एस का मतलब यहाँ पे होगा आर्क लेंथ, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर्क लेंथ। तो मीनिंग ऑफ एस इज आर्क लेंथ। तो उसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग एस, और रेडियस हमारा आर है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखना आप लोग कि ये जो मैंने थीटा का फॉर्मूला लिखा है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसमें गलती से भी आर को आर बार नहीं लिखना, क्योंकि ये थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म। और ये जो थीटा होता है इसका हमने एक मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा है, तो इसमें वेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं। तो गलती से भी यहाँ पे आर बार मत लिखना, यहाँ पे सिर्फ आपको आर लिखना है और आर्क लेंथ एस लिखना है। और ये जो थीटा है इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियन। तो यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन, ये तो अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा। और जो थीटा के डायमेंशंस होंगे, थीटा के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या है, देखो डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं एल एम टी। तो लेंथ यहाँ पे नहीं है कहीं भी, थीटा तो रेडियन है ना, रेडियन का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एल जीरो होगा, मास भी एम जीरो होगा, टाइम दिख नहीं रहा है तो टी जीरो होगा। तो ये उसके डायमेंशन होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ये आपको ये डेफिनेशन लिखना है, और पूरा मैंने कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे समझाया कि कंसेप्ट असल में क्या है। और रेडियस वेक्टर जो सर्कल में होता है उसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया उस पर आज के होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट निकल के रखो। आप जो मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट निकल के रखो, तो बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क को। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, define angular displacement, and give its formula। इसका स्क्रीनशॉट निकालो इस क्वेश्चन का या पूरे इसका पेज का। तो ये होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तो ये पार्ट लिखना है आपको। गिव इट्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देते हो कि डायग्राम भी ड्रॉ करना है और फॉर्मूला भी आपको लिखना है, ये ध्यान से सुनना। प्रणव, व्हेन डिड यू कम? सर 10:03। तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा था क्या आपको? सर समजलंच नाही काय? सर, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट। अँगल म्हणजे काय, तर हे तर माहिती आहे का अँगल म्हणजे काय असतं? हो सर. काय असतो अँगल?
सर अँगल सर एक अँगल एक पार्ट आहे सर्कलचा. ओके, 1 सेकंड. हे बघ, सांगतो तुला मी, लक्ष देऊन बघ. सर्कलचा पार्ट नाही रे दादा, तू बघ काय सांगतो तुला. आता प्रणव वडगुले ना, प्रणव ना, सर प्रणव मला सांग, येस सर. तू कधी आतापर्यंत सर्क्युलर मोशन हा प्रकारच नाही बघितलास का? बघितलंय सर. शेतामध्ये गोफण असते, दगड बांधलेला असतो माहितीये, कशी दोरी असते. हो सर. हे तर माहिती आहे ना की शेतामध्ये गोफण असते, दोरी असते, त्याला दगड बांधलेला असतो तो, है ना. हा मग समजा हा दोरी आहे आपली, है ना, आणि ह्या दोरीला त्या सर्कलचं रेडियस म्हणू का मी? हो एवढं तर ऍटलीस्ट कळतं ना आपल्याला. मी लिहितो OA इज इक्वल टू R म्हणजे रेडियस, बरोबर लिहिलं का बघ? हो सर. इथं काय तुला अडचण आहे का? नाही सर. ठीक आहे, ओके. बर, आता ह्या OA बार म्हणतो बघ मी, OA बार म्हणतो, म्हणजे ह्याला म्हणू का मी R बार? OA बार म्हणजे R बार होईल ना माझा आता तो हो R बार. मग ह्याला आपण म्हणणार आहोत रेडियस वेक्टर, रेडियस हा वेक्टर, किंवा यालाच म्हणतो मी, दुसरं एक नाव दिलं पोझिशन वेक्टर, पोझिशन वेक्टर. बर, आता मला सांग रे प्रणव, तू मागचे वेक्टरचे चॅप्टरचे व्हिडिओ बघितलास का सगळे माझे? हो सर. मग मला सांग, पोझिशन वेक्टरचं काम काय असतं? व्हॉट इज द यूज ऑफ पोझिशन वेक्टर? स्पेसिफिक पोझिशन सांगते सर ते. मला सांग, हे एक्स आणि वाय ऍक्सिस तुला माहिती आहेत ना, एक्स आणि वाय ऍक्सिस असतात, बरोबर? हो सर. मग मला सांग, एखादी गाडी इथं आहे, है ना, हा आणि दुसरी गाडी इथं आहे. हो मग मला सांग, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पहिल्या गाडीचं पोझिशन आणि दुसऱ्या गाडीचं पोझिशन तुला दाखवायचं, तर तू काय करणार? इकडे कसा एरो ड्रॉ करणार हा आणि इकडे कसा एरो ड्रॉ करणार, बरोबर? हो बरं, हो हे दोन्ही पोझिशन वेक्टर सेम आहेत का? पोझिशन वेगवेगळे आहेत सर. नाही नाही, ते पोझिशन वेगवेगळे झालंच की, मग ते कशाने दाखवलास? तो पोझिशन वेक्टरने दाखवलास ना. हो हे वेक्टर म्हणजे हे असे एरो काढतो, हे तर माहिती आहे ना. हो माहिती सर. मग मला सांग, हे वेक्टर म्हणजे असे आपण हे एरो काढतो, मग मला सांग, हे दोन्ही पोझिशन वेक्टर सेम आहेत का? हो कसे काय बरं सेम रे? ह्याची डायरेक्शन दोघांची सेम आहे का डायरेक्शन? सर पण ते डायरेक्शन वेगळी असली तरी सर ते लाईन मध्ये एकच आहेत. अरे लाईन कसं एकत्र लाईन मध्ये? आता मला सांग, व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय? स्कूलचा प्रश्न आहे. व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे मला सांग, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ व्हेक्टर क्वांटिटी? येस, व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय? येस, हॅलो, हॅलो, आवाज ऐकतो का रे? कुठे गेला तू? येतोय सर. हा, मग मला सांग, व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे विच हॅज मॅग्निट्यूड अँड बोथ डायरेक्शन ना. हा मग मला सांग, दोन व्हेक्टर क्वांटिटी, दोन व्हेक्टर क्वांटिटी कधी इक्वल असतात? इक्वल व्हेक्टर तू जेव्हा शिकला ना. मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन, तर मी तुला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन एक सारखं. मग मला सांग बाळा, ह्या दोघांची डायरेक्शन सेम आहे का? नाही सर, वेगळी. मग तू सेम कसं काय म्हणतोस त्याला? तुला कळलं मी काय म्हटलं? हो सर कळलं. मी इक्वल वेक्टरला डिफाईन केलं होतं ना, की इक्वल वेक्टर म्हणजे काय असतं, की सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डायरेक्शन ना. हो सर. मग यांची डायरेक्शन सेम नाहीये, म्हणजे हे दोन्ही पोझिशन वेक्टर वेगवेगळे, हे तर आपल्याला कळतंय. ठीक आहे. हो सर. मग पोझिशन वेक्टरचं मिनिंग क्लिअर झालं का बघ तुला आता? हा झालं सर. हा, मग पोझिशन वेक्टरचं काम काय असतं, की पार्टिकलची पोझिशन दाखवणे. हो आता मला सांग, मग पार्टिकल पॉइंट ए पासून पॉइंट बी वरती जर आला, तर पार्टिकलची आता पोझिशन चेंज झाली का तीच आहे पोझिशन? चेंज झाली. मग पोझिशन चेंज झाली तर आपल्याला पोझिशन वेक्टर पण चेंज करायला पाहिजे ना बाळा. हो तो इथे येईल ना आता पोझिशन वेक्टर, का इथेच राहील पुन्हा? नाही. इकडे येईल का? हो मग मला सांग, मग सुरुवातीला पोझिशन वेक्टर या पोझिशन मध्ये होता, या पोझिशन मध्ये होता सुरुवातीला पोझिशन वेक्टर,
या पोझिशन होता, तो आता तो इकडून इकडे गेला, पण तो ऑटोमॅटिकली गेला का? नाही, तो जात असताना त्याने काहीतरी अँगल ट्रेस केला ना या ठिकाणी. हो मग ह्यालाच म्हणतो अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. मला सांग यात काय अवघड होतं? सर, ते समजत नव्हतं, अरे आता समजलं. काय समजत होतं हे तर सांग ना. ते लक्ष द्यायला लागतं ना प्रॉपर त्यासाठी. सर, लक्ष देत होतो. मग काय अवघड आहे मला सांग. हा फक्त वेक्टर इकडे इकडे मी फिरवला, अँगल ट्रेस झाला, दुसरं काय? आता मला सांग, आपण एक पेन घेतला, असं पेन ठेवायचा इथं, याचा पेन ठेव आणि पेनला मध्ये असं पकड आणि पेनला या पोझिशन पासून तू फक्त मध्ये इथं पकडू, इथं पकडून याला फिरव असं. मग अँगल ट्रेस होणार नाही, पेन पण अँगल ट्रेस करणार नाही तुझा. हो मग एवढंच आहे, दुसरं काय आहे? काही शिकवायला नाही मी अजून. शिकवायला जस्ट सुरुवातच केलंय मी. ठीक आहे, समजलं सर. येस, ठीक आहे. बघा आता, आणि मग इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0 पकडलं मी. मग ही काय झाली? पार्टिकलची इनिशियल पोझिशन ऑफ पार्टिकल. आणि ही झाली टाइम टी इज इक्वल टू टी, ही झाली त्याची फायनल पोझिशन. मग मी असं म्हणतो बघा, डेफिनेशन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता त्याने विचारला डाऊट, तर मी आता कम्प्युटर्स करतो, मग अर्ध सोडत नाही. डेफिनेशन बघा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जी काय आहे, आता मी सांगितलं नावातच आहे अँगल. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे अँगल. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द अँगल. It is the angle traced by. आता हा अँगल कोणी ट्रेस केलाय? रेडियस वेक्टरने केलाय ना. हे काय? अँगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर. आणि हा पार्टिकल बाबा असा मूव्ह करतो ना. विचारणार की सर असं कसं काय मूव्ह करणार पार्टिकल? तर डायरेक्शन पण दाखवून देतो कोणाला क्वेश्चन असेल तर. इट इज द अँगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर व्हेनेवर. पण लक्षात घ्या, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हा एक अँगल आहे, पण तो कोणी ट्रेस केलाय? रेडियस वेक्टरने ट्रेस केलाय. पण कधी? ज्यावेळी पार्टिकल एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटकडे जातो, त्यावेळी रेडियस वेक्टरने जो अँगल ट्रेस केलाय त्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणतात. व्हेनेवर पार्टिकल चेंजेस its position from one point to another point. Particle changes its position from one point to another point in given time t. मला सांगा, पार्टिकल एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंटकडे म्हणजे ए पासून बी कडे चाललाय, त्यावेळी रेडियस वेक्टर जो काही अँगल ट्रेस केला त्या अँगलला म्हणतो मी रेडियस वेक्टर. आणि गिवन टाइम टी मध्ये, म्हणजे सुरुवाती टाइम 0 सेकंद होता, आता ए पासून बी कडे जाण्यासाठी टाइम लागला टी. दुसऱ्यात काहीच नाहीये. आणि थिटा आपल्याला मॅथ्स मध्ये झालेला आहे. थिटाचा फॉर्म्युला असतो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ द थिटा. आणि या ठिकाणी मी आर्क लेंथ घेतो काहीतरी एस. हे ए पासून ते बी पर्यंत, ए बी नावाची जी आर्क लेंथ आहे त्याला नाव देतो मी एस. ठीक आहे. आणि याला मी लिहितो एस बाय आर, वेअर थिटा इज अवर, थिटाचं जे युनिट आहे ते रेडियन मध्ये येतं, रेडियन. आणि याचे जे डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन काहीच नाही, कारण रेडियन आपण कन्सिडर करत नाही फंडामेंटल युनिट्स मध्ये. त्यामुळं L0 M0 T⁻0. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिटा यू शुड नो. ठीक. I hope so. Now this part is very clear with you. I haven't said anything to you. It is very simple. मला नाही वाटत मी काय वेगळं सांगितलं मी तुम्हाला इथं. पण हा क्वेश्चन घ्या होमवर्क साठी. येस, टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. बरं, सगळ्यांना क्लिअर आहे का बघा? मेसेज करून सांगा मला. बोलू नका, मेसेज करून सांगा फक्त. येस म्हणून करा मेसेज. येस म्हणून करा फक्त सगळ्यांनी पटकन. पटकन येस करून सांगा. चला पटपट येस करा लवकर मेसेज. ओके.
व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फक्त अजून एक सूचना लक्षात घ्या, आता हे झूमचं आपलं जे रेकॉर्डिंग जे चालू आहे ते फक्त 10 मिनिटं चालतं. 10 मिनिटानंतर पुन्हा ते बंद पडतं. मी पुन्हा नवीन लिंक पाठवतो, लगेच जॉईन होतो मी नवीन लिंक मध्ये. ठीक है. तो जूम का जो लिंक है अभी वो 10 मिनट चलेगा, उसके बाद वो फिर से बंद हो जाएगा. मैं और एक बार लिंक भेज देता हूँ, तो फिर से इमीडिएटली ज्वाइन करना. 5 मिनट में इमीडिएटली आप फिर से लिंक ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है. लिंक पर क्लिक करना है और फिर से ज्वाइन हो जाना है बस. तब तक मैं 5 मिनट के लिए और आगे का पार्ट पढ़ा देता हूँ. ठीक है, और आगे का यहाँ पे पार्ट पढ़ा देता हूँ. देखो नाउ, चलो, नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलो, now after we discuss angular displacement, now we are going to discuss about angular displacement. angular displacement जो हो गया, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे angular velocity के बारे में. angular velocity, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से. so this is a Greek notation omega. this is a Greek notation omega, जिसको एक्चुअली असल में ऐसे हम लोग दिखा देते हैं ऐसे. तो उसको इतना कैलिग्राफी से दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे W जैसे दिखता है, उसको ओमेगा बोलते हैं. जैसे हमने नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी. नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ये जो लीनियर वेलोसिटी नॉर्मली हम लोग जो लिखते हैं, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, लेकिन ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है और ये अपना स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है. जब भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा तब लीनियर वेलोसिटी, और जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तब हम लोग उसको दिखा देते हैं एंगुलर वेलोसिटी. बस इन दोनों में उतना ही डिफरेंस है. सिर्फ हमको अब करना क्या है कि लीनियर वेलोसिटी में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी में लिखना है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस ये चीज याद रखना आप लोग, ये चीज याद रखना. तो बस यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ. देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called as angular velocity. अब ये रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम. क्योंकि अभी हमने अगर फॉर्मूला देखोगे तो इसका मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन चेंज इन एंगुलर चेंज इन टाइम. अगर डिवाइड बाय टाइम होता है ना, तो ये वर्ड आता है रेट. तो रेट अगर बोलोगे तो डिवाइड बाय टाइम इसका मतलब निकल के आता है. रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ तो चेंज हो रहा है. रेट का मतलब ये होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ तो चेंज हो रहा है. तो रेट बोल रहे हो तो टाइम के बारे में आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रखना. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, उस हिसाब से हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा. रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, जैसे तो एंगुलर डिस्प्लेस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग. देखो, ऐसे कर सकते हैं. देखो, समझ लो, फिर से वही मैं कर रहा हूँ चीजें. यहाँ पे पहले पार्टिकल पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए से पार्टिकल पॉइंट बी पर चला गया. तब इसका पीछा कर रहा है पोजीशन वेक्टर, वो पहले यहाँ पे था, फिर पोजीशन वेक्टर अब यहाँ पे चला गया, तो उसने कुछ एंगल ट्रेस किया. अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पार्टिकल जब पॉइंट ए पर था तो उसका तब टाइम हमने 0 सेकंड पकड़ लिया था t1, और इनिशियल एंगल θ1 था हमारा 0, क्योंकि अभी तक पार्टिकल रेडियस वेक्टर में कुछ एंगल ट्रेस नहीं किया. ये सारी की सारी चीजें हैं हमारी इनिशियल पोजीशन के लिए, सारी की सारी चीजें हैं इनिशियल पोजीशन के लिए. जब पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसको टाइम लगा t2 इज इक्वल टू कुछ तो टाइम लगा t सेकंड. तब हमारा कुछ एंगल ट्रेस हुआ थीटा, तो θ2 की वैल्यू हो जाएंगी थीटा.
थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी चेंज बच्चों कैसे लिखा जाता है, कोई भी जो चेंज होता है वो कैसे लिखते हैं, चेंज हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जो भी चेंज होता है उसको हम लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, कोई भी चेंज हो, और उसी को हम लोग डेल्टा नोटेशन से दिखा देते हैं। इसका मतलब होता है चेंज, और इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बस। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस डायग्राम से। तो वो होगा ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बस। फाइनल वैल्यू है उसका थीटा 2, इनिशियल वैल्यू है थीटा 1, फाइनल वैल्यू है t2, इनिशियल वैल्यू है t1। थीटा 2 का फाइनल वैल्यू है थीटा, इनिशियल एंगल ट्रेस किया तो रेडियस वेक्टर में 0, फाइनल टाइम था t, इनिशियल टाइम था 0, तो फाइनल आंसर आ गया थीटा बाय t। So this is our angular velocity। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका अगर हम लोग यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या आता है, देखो थीटा तो रेडियन में होगा और टाइम तो होगा सेकंड में, लिखा हमने। उसके साथ इसके डायमेंशन क्या है, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस के होंगे, क्यों मैं बताता हूँ आपको। देखो LMT ऐसे मैंने इसको अगर लिखा तो यहाँ पे कोई मीटर नहीं दिख रहा है, लेंथ नहीं दिख रहा है तो लेंथ का पावर 0 है, किलोग्राम नहीं दिख रहा है तो मास का पावर 0 है, हाँ लेकिन सेकंड दिख रहा है तो यहाँ पे -1 होगा। आप बोलोगे सर -1 क्यों, देखो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होगा तो टी का पावर 1 है ना, और टी ऊपर घूम के जाएगा तो इसका मतलब टी रेस टू -1 हो जाएगा, इसलिए -1 आएगा। ये ध्यान से सुनना इसकी तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंगुलर वेलोसिटी। इट इज जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी, वी आर डिस्कसिंग द एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। दिखा रहा हूँ पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, नहीं तो आप बोलना मत कि सर पार्टिकल कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कंसिडर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। किसी को डाउट है क्या, देखो इसमें कुछ नहीं है तो मैसेज करके बताओ, यस सर वी अंडरस्टूड, सिर्फ यस करके बताओ मुझको। जल्दी करो, अभी एंड करके फिर से नया एक लिंक भेजूंगा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सर हाँ बोल रहे, हॅलो सर मिहिर आहे. मला एक डाऊट आहे हाँ बोल रहे। सर. इथे डायमेन्शन्स T-1 आहे आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये त्याचा फॉर्म्युला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. यस सो रेडियस लेंथ होईल, बट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचे डायरेक्शन्स तर सगळे झिरोच आहे, म्हणजे L0 M0 T0. तर नाही, रेडियस लेंथ असूनही त्याचं झिरो कसं हे बघ डायमेन्शन? चांगला क्वेश्चन आहे, त्याला डायमेन्शन काय येत नाही तुला सांगतो. मला सांग आर्क लेंथ कशामध्ये मोजतोस तू, आर्क लेंथ मध्येच येईल ना. मीटर मध्ये येणार ना, हा रेडियस पण मीटर मध्ये येणार ना. दोन्ही मीटर. हा मग मला सांग मीटर आणि मीटर जर कॅन्सल झालं तर ह्याला कुठलं डायमेन्शन राहील का शिल्लक आता. हो हा हा बरोबर. नाही आलं का लक्षात, हे झालं मग डायमेन्शन लेस झालं हे, ठीक आहे. ओके ओके दॅट्स वाय वी आर नॉट शोइंग एनी डायमेन्शन्स. ओके ओके थँक्यू सर. हा, आता सेकंड क्वेश्चन घ्या होमवर्क साठी. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन अँग्युलर वेलोसिटी. सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करत चला. डिफाइन अँग्युलर वेलोसिटी अँड गिव्ह इट्स फॉर्म्युला. आणि जर गिव्ह इट्स फॉर्म्युला म्हटलं ना तर सगळं तुम्ही लिहा, युनिट लिहा, डायमेन्शन लिहा, फॉर्म्युले लिहा, डायग्राम ड्रॉ करा, सगळं मी जेवढं शिकवलं सगळं करा, ठीक आहे. ओके चलो, आता मी मीटिंग एंड करतोय आणि पुन्हा आपण मी तुम्हाला लिंक नवीन